हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज एक नए टॉपिक के साथ आज के क्लास की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इनके आप जैसे कि आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उसके पेरीमीटर और उसके एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में। तो ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में ट्रायंगल और हिंदी में त्रिभुज। त्रिभुज को अगर ब्रेक किया जाए तो त्रि और भुज। त्रि मीन्स होता है थ्री और भुज मतलब होता है भुजाएं। भुजाएं मीन्स आर्म। भुजा क्या होती है? ये हाथ अगर आप देखो तो क्या है? दिस इज एन आर्म। तो आर्म है यानी कि ये आर्म हो गई या इसको आप कह सकते हो भुजा। ठीक है, तीन भुजा, तीन आर्म हो, कोई एक ऐसा शेप, कोई एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो कि तीन आर्म्स हो, तीन भुजाएं हो, तो ऐसे शेप को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि वो जो ट्रायंगल होगा, जो स्ट्रक्चर बना होगा वो क्या होगा? क्लोज होना चाहिए। क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि वो जो लूप होता है, क्लोज लूप होता है, एक ओपन लूप होता है। तो क्लोज लूप का मतलब हो गया कि वो पूरा पैक होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो ट्रायंगल में तीन आर्म्स है, मतलब तीन भुजाएं हैं। तो तीन भुजाओं का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन, कोई पर्टिकुलर लाइन जिसकी कोई लेंथ दी हो तो वो क्या होती है? एक भुजा होगी, एक आर्म होगी। ठीक है, ये क्या है? एक आर्म है। इसकी कोई ना कोई लेंथ हो सकती है। हो क्या सकती है? लेंथ होती है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, 4 हो, ठीक है, 6 हो, आर्म की कोई ना कोई लेंथ दी होगी। तो अगर ट्रायंगल को अगर हम बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएंगे कि तीन भुजाएं जो कि एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़ी हों। ठीक है, ये पहला आर्म है, ये पहली भुजा है, फर्स्ट आर्म, ये सेकेंड आर्म और ये क्या है? थर्ड आर्म। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। हिंदी में देखना चाहे तो आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देखना चाहो तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये तो बात हो गई आर्म की कि इतने भुजाएं होती हैं तो वो क्या होता है? ऐसा कोई क्लोज बनता है, मतलब एक ये एंड हो गया एक लाइन का, ये कोई लाइन होती है उसके दो एंड होते हैं, मतलब दो एंड कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर इस पहले आर्म की बात की जाए तो ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया। तो एंड पॉइंट से दूसरी आर्म का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ेगा और एंड पॉइंट के साथ तीसरी आर्म का एक पॉइंट जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें तो हमें पता चल गया कि तीन भुजाएं होती हैं। अब तीनों की लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ट्रायंगल को हमने डिफाइन किया है कि कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ये जो तीनों भुजाएं हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तीनों भुजाओं की जो लेंथ है, तीनों आर्म्स की जो लेंथ है वो बराबर हो। ठीक है, तीनों आर्म्स की अगर लेंथ बराबर है, इट मीन्स आर्म 1 इज इक्वल टू arm 1 is equal to arm 2 is equal to arm 3। अगर तीनों की लेंथ बराबर है, लेट अस अज्यूम कि ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तीनों की लंबाई क्या है? तीनों की लेंथ क्या है? बराबर है। 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, कोई कितना भी, मतलब सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। हालांकि मीटर बड़ा थोड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर में नॉर्मली हम देखते हैं इसको। तो अगर उसकी लेंथ बराबर है, तीनों की लेंथ बराबर है, तो उसे हम बोलेंगे, ऐसा जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये ट्रायंगल से मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। या फिर अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए तो इसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कि ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये चीज हो गई समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कि तीनों आर्म्स यानी कि तीनों की जो लेंथ होती है, तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? बराबर होगी। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर मतलब कि एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई, मतलब तीनों आर्म्स में दो आर्म्स की लेंथ अगर बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो इसको, अगर दो आर्म्स की लेंथ सेम है। ठीक है, 2 आर्म्स आर सेम। ठीक है, सेम का मतलब है कि लेंथ से
सेम का मतलब है यहाँ पे लेंथ से, कि अगर दो भुजाओं की लंबाई जो है बराबर है तो ऐसे जो ट्रायंगल होंगे उनको हम बोलेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोला जाता है। अगर कोई भी आर्म 1 हो, आर्म 3 हो सकता है, आर्म 2 आर्म 3 हो सकता है, आर्म 1 आर्म 2 हो सकता है, तीनों लेंथ में से, तीनों आर्म्स में से अगर किसी भी दो की लंबाई एक बराबर है, एक समान है, तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब आपको अच्छे से पता है, विषम मतलब विषम बाहु, इसको आप ब्रेक करके देखो, विषम बाहु मतलब, विषम बाहु मतलब जितनी भी भुजाएं हैं इसकी वो सारी अलग अलग हैं, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी सेम ना हो, कोई भी सेम ना हो तो वो क्या हो जाता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब एक बार ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में हमें क्या देखना है कि इसका जो एरिया होता है इन तीनों का जो एरिया होगा वो किस तरीके से हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों की जो लेंथ होगी, ये ट्रायंगल जो होगा ये सबकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं लेंथ बराबर होगी तो ए यूनिट हो गई, ए यूनिट हो गई, यूनिट मतलब ए सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, एमएम में भी हो सकती है। तो ए सेंटीमीटर हमने मान लिया कि इसकी यूनिट है। समबाहु मतलब सबकी भुजाएं जो है, सबके आर्म्स जो है वो बराबर है, यानी कि ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, तीनों की क्या हो गई, ये लेंथ हो गई। अब यहाँ पे अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया जो होगा √3/4, ये जो आर्म है, आर्म की जितनी भी लेंथ दी होगी वो क्या होगा, उसका स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। कौन से केस में, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जा रही हो या फिर समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। ये हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए। अगर बात करते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा, एरिया क्या बनेगा, सबसे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। दो आर्म्स बराबर है, मतलब कोई भी दो आर्म्स बराबर हो सकते हैं, ठीक है, दो आर्म्स बराबर है इस तरीके से। आप चाहो तो ये चीज़ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर भी सकते हो, ना भी करो, लेकिन ये चीज़ ध्यान दें, ये मत सोचना कि हाँ ये अलग अलग कर दिया, अलग नहीं, मेन ट्रायंगल ये बाहर वाला ही है। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो बराबर है। ये क्या है, ये टोटल जो है ये इसका बेस है, ये जो है ये इसकी हाइट है, ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया, और ये जो आप देख सकते हो h जो है वो क्या है, ट्रायंगल की हाइट है। तो यहाँ पे अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया का यहाँ पे जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ b इंटू h, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकल के आ गया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकल के आ गया। अब अगर यहाँ पे विषम बाहु की बात करी जाए, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि कोई भी जो है, जो सारी चीज़ें हैं ट्रायंगल में, जितने भी जो लेंथ दी हुई है, जितने भी भुजाएं हैं, जितने भी आर्म्स हैं, उसमें क्या होगा, उनकी लेंथ कभी भी बराबर नहीं होगी, उनकी लेंथ कभी भी बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये A है, B है, C है। एक चीज़ पहले यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो सेंटीमीटर में है, तो A का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आएगा, और अगर mm में होगा तो mm स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट, अगर यूनिट लिखा है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है, फॉर्मूले में क्या है, a का स्क्वायर है, इसलिए यूनिट भी क्या हो जाएगी, बाद में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जितने भी एजेस होते हैं, एजेस नहीं, जितने भी आर्म्स होते हैं, जितने भी भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। इसकी मान लेते हैं कि a सेंटीमीटर हो गया, ये b सेंटीमीटर हो गया, और ये c सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा अंडर रूट में s - a s - b s - c।
अब ए बी सी तो हमें पता है कि भाई ये तो भुजाएं हैं, ए बी सी क्या है, ये लेंथ दी है, कोई ना कोई वैल्यू दी होगी इसकी। लेकिन ये एस कहाँ से आया, ये एस थोड़ा अलग सा दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने एस के बारे में कोई डिस्कशन किया नहीं था। तो एस जो होता है, अगर आप चाहो तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो ले लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस को देखेंगे कि एस क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप क्या करो, कोई भी एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो ए बी सी तो आपको पता है, एस तो आपको पता नहीं है। तो एस क्या होता है, सबसे पहले s की जो बात की जाए, s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये कैसे हुई अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। तो 2s की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब 2s जो है ये क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब होती है टोटल लेंथ। कोई भी टोटल लेंथ का मतलब हो गया कि आप यहाँ इस पॉइंट से आप शुरू हुए, इस पॉइंट से आप शुरू हुए, यहाँ गए और फिर वापस यहाँ पे आ गए, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी उसका जो समीशन होगा वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, उसका पेरीमीटर कहलाएगी, ठीक है। तीनों भुजाओं की लंबाई को अगर आप सम करो, उसको जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का इज डिनोटेड बाई 2s। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे s है, s क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर होता है। ये जो s है दिस इज हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। और हाफ पेरीमीटर मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपको तीनों की लंबाई पता है, a b c की लेंथ पता है, तो आपको क्या करना होगा, हाफ पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। हाफ पेरीमीटर हो गया s, दिस इज s, और s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। a इज एरिया, एरिया फॉर व्हाट, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमने देखी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं ज़रा, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मज़ेदार पॉइंट भी है, आपको मज़ा भी आएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तो अभी तक हमने ये 3 तरीके के ट्रायंगल्स के बारे में देखा है। एक ट्रायंगल आपने नाम सुना होगा कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, या फिर इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ये चीज़ आप समझो कि इसका मतलब अगर समकोण लिखा है दैट इज 90 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री होगा। तो किस तरीके से वो 90 डिग्री होगा ये हम देख लेते हैं। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में कितने आर्म्स होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अब 3 भुजाएं होती हैं, अगर 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये जो वैसे 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 90 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको सीधे इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब होता है सीधे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक अगर बेस है और इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन बिल्कुल काटते हुए खींच दी, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और दूसरी बिल्कुल वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच का मतलब ये नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा तो ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से भी बन सकता है। आप देखो, अगर हमने बेस को क्या किया, ऐसे इंक्लाइन कर दिया, उसी अकॉर्डिंग हमने ये जो वर्टिकल लाइन खींची है उसको भी इंक्लाइन कर दिया, तो ये भी तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, ये भी तो 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री का एंगल मतलब कि एक बेस होता है, एक बेस लाइन होती है और उसको काटते हुए बिल्कुल सीधी लाइन जाती हुई है। सीधी लाइन मतलब उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये तो पहली आर्म हो गई, आर्म 1, आर्म 2। अब ये क्या होगा, एक ये तीसरी भुजा होगी जो कि दोनों को जोड़ रही होगी कहीं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया आर्म 3, आर्म 1, आर्म 2, आर्म 3।
अब ये तीनों चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों तो भुजाएं हो गई, लेकिन यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा आपको एक काम करना है। यहाँ पे क्या करोगे, एरिया की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ इनटू, होता क्या है, ये चीज़ होती है बेस। ये क्या चीज़ होती है, जो बॉटम में लाइन होगी वो क्या होगी, बेस होगी। ये चीज़ जो होगी आर्म 1 वो होगी परपेंडिकुलर, और ये जो होगा, ये आर्म 3 है जो तिरछा आपको दिख रहा है, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, इसको आप H से डिनोट कर दो, बेस को B से डिनोट कर दो, परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर दो। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे हमने उसका सिंबल उससे मान लिया है। बेस मतलब B, परपेंडिकुलर मतलब P, हाइपोटेनस मतलब H। अब एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो बेस, और हाइट क्या होगी, जो इस तरीके से होगी। ये जो इंक्लाइंड होगा, ये जो तिरछा सा आपको दिख रहा है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, जिसे कि हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ये वो वाला कर्ण नहीं है जो आप महाभारत में देखते हैं, ये दूसरा वाला कर्ण है। ठीक है, लेकिन आप दिमाग में रख सकते हो कि ये कर्ण है। तो ये बेस जो है इसको कहते हैं हिंदी में इसको आधार। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये लंब। परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है हिंदी में, लंब। ये आधार हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो एरिया हमने निकाल लिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल की यानी कि समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, तो वहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होता है। और वो जो थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है, वो थ्योरम क्या कहता है, वो थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि जो h है, h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट में b स्क्वायर हो जाएगा प्लस p स्क्वायर, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है, इसको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि जैसे कि ये चीज़ है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, अब यहाँ पे ये वैल्यू दे दी है 3, यहाँ पे ये वैल्यू दे दी है 4, और बोल रहा है ये इंक्लाइंड जो है हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू निकालो। तो हाइपोटेनस जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, h, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो व्हाट इज b, b क्या है, बेस क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25 इज इक्वल टू 5। यानी जो h की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ रही है, वो 5 निकल के आ रही है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है और बेस की वैल्यू दी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप बड़े आराम से ये p की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक, तो ये क्या हुआ, आज हमने अभी ये देखा है कि ट्रायंगल का जो बेसिक था वो हमने देखा है। ठीक है, आप इस क्लास को देखो, एक बार रिवाइज करो अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चीज़ों को और आगे देखेंगे, गहराई के साथ देखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।